हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में और मैं हूं चीनू ठाकुर। आप कोई एग्जामिनेशन अगर अटेम्प्ट करते हैं, वो क्वालिफाई होता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है। बट एक पेपर निकालने के लिए कितना हार्ड वर्क है ये आप ही जानते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं। बट ये बात भी निश्चित है कि बिना सही प्लानिंग के, बिना सही स्ट्रैटेजी के परीक्षा निकालना असंभव है। एकदम मतलब बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आप किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट से जब पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे की है। हम भी आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं और ये स्ट्रैटेजी जो है, अब जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं नेट एग्जामिनेशंस की, जो अब नया एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके लिए कैसे सारी चीजों का तैयारी होना चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वही सब लेकर आई हूं मैं आज के इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनटीए नेट एग्जामिनेशंस की 1 मंथ स्ट्रैटेजी। एनटीए नेट एग्जामिनेशन हर साल लाखों की तादाद में फॉर्म फिलअप होता है और बहुत चुनिंदा बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं। इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, कितने पेपर्स देने पड़ेंगे, क्या अमूमन डेट्स पड़ती हैं एग्जामिनेशंस की, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि इसमें टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक है, तो सारे पढ़ने हैं या किसको पहले पढ़ना है, यही सारी चीजें आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे स्ट्रैटेजी की तरफ। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपको मैं दूंगी आज। अगर फर्स्ट टाइम भी अगर आप नेट के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि नेट एग्जामिनेशंस क्या है। तो पहले ये देखते हैं, सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस समझने पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेट एग्जामिनेशन जो है, आप अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लेक्चरर होना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो आपको नेट एग्जाम देना पड़ता है। या फिर आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं, स्कॉलर होना चाहते हैं, तो भी ये एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। अभी कुछ चेंजेस आए हैं जो यूजीसी ने एक नया ड्राफ्ट दिया है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि इतना कंफ्यूजन कर दिया यूजीसी के उस नए ड्राफ्ट ने कि लोगों को लग रहा है कि नेट तो करना ही नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेट करना है, किनको नहीं करना है वो मैंने आपको अपने उस वीडियो में सब कुछ बता दिया। तो जो फाउंडेशन है वो समझिए, बोथ पेपर 1 और पेपर 2 आपको दोनों पेपर देने होते हैं। लेकिन पेपर 1 क्या है, पेपर 1 जनरल पेपर है, सभी को देना है। बट पेपर 2 आपको देना है जो आपका चुनिंदा सब्जेक्ट है, चुनिंदा विषय है, जिस विषय पर आपने चुना है कि मैं इसको पेपर इसका देना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सेक्शंस को डिवाइड करके देखेंगे और फोकस करेंगे उन कीज पर, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो हमें बताएगा कि हमें हमारा मैक्सिमम जो ग्रोथ है, मैक्सिमम जो परसेंटाइल है, कैसे मिल सकता है। प्रायोरिटी देखते हैं, जो हाई वेटेज टॉपिक है, सिलेबस को पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप यूजीसी की साइट पे जाइए, एनटीए की साइट पे जाइए, आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें टॉपिक देखते हैं कौन कौन से सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि आप टीचिंग ही तो करने जा रहे हैं। तो एग्जामिनर आपका पूरी तरह से चेक करता है, भाई ये टीचर बनने के लायक है, क्या ये लेक्चरर बनने के लायक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी होंगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टीचिंग एड्स क्या है, और एवोल्यूशन सिस्टम कितने टाइप का है। तो ये सारी चीजें जो है आप डिस्कस करते हैं। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत हाई वेटेज का टॉपिक है। ठीक है, पेपर 1 का ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत सारे सेक्शन हैं जो कि थोड़े से टफ है समझने के लिए। तो इनकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो देखिएगा, और अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहेंगे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मास्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च के स्टेप्स, कितनी टाइप की रिसर्च होती है, क्यों होती है रिसर्च, एथिक्स क्या है रिसर्च के, सैम्पलिंग कैसे होगी, कितने टाइप की सैम्पलिंग होगी, हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट किया जाएगा, हाइपोथेसिस होता क्या है। तो ये सारी चीजें रिसर्च एप्टीट्यूड का एक मुद्दा है, एक टॉपिक है। देन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ज्यादा से ज्यादा बेस्ट कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, प्रैक्टिस आप जितना करोगे आपका कॉम्प्रिहेंशन उतना ही अच्छा होता रहता है। डीआई के क्वेश्चंस या डेटा इंटरप्रिटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और आपको इसमें क्या करना होता है, जैसे एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उस डेटा पर ही फॉर्म्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चंस मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है, सबको हेल्प से ये डेटा का सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, ट्रिक्स अगर आपको मालूम होंगी तो इजी हो जाएगा। अब अगर मैं स्टडी शेड्यूल की बात करूं कि आप पढ़ेंगे कैसे, डेली आप एलोकेशन टाइम पीरियड दो, ठीक है, 4 से 6 घंटे। मैं अभी और भी टॉपिक आपको बताऊंगी, वो तो मैंने सिर्फ एक आपको इनिशियल बताया कि भाई आपको किस टॉपिक पे स्टार्ट करना है। अभी और भी टॉपिक बाकी हैं मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है, ध्यान से सुनिए। अब मैंने वो टॉपिक देखे जो पेपर 1 के कुछ टॉपिक थे, अभी और भी टॉपिक आएंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। 4 से 6 घंटे यदि आप डेली पढ़ पा रहे हैं तब तो आप निश्चिंत ही इस पेपर की तैयारी अच्छी कर रहे हैं। पेपर का लेवल बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। आप ये 4 से 6 घंटे का जो तैयारी करेंगे, इसको दोनों लेवल पे करेंगे। पेपर 1 को भी टाइम देंगे और पेपर 2 को भी टाइम देंगे। पेपर 1 आपका, अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो पेपर 2 में बहुत जोर देनी होती है। जेआरएफ क्या है? ये आपका जूनियर रिसर्च फेलो या फिर आपका ये एक ऐसा पूंजी है जिसमें आपको गवर्नमेंट पैसा देगी हर महीने पढ़ने के लिए, है ना मजे की बात। मतलब अगर आप स्कॉलर बनेंगे, कोई चीज का रिसर्च करेंगे तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और आपको फिर तो मतलब एकदम हो गया सब कुछ, आप क्लियर कर जाएंगे। तो फिर आप जेआरएफ के लिए अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, देन यू विल गेट enormous चांसेस टू गेट अ परफेक्ट लाइफ, ठीक है। और मैं ऐसा ये नहीं कह रही कि अगर आप नेट सिर्फ आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको फायदा नहीं है, तब भी तो आप असिस्टेंट लेक्चरर तो बन ही जाते हैं, बट उसके बाद पीएचडी फिर भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप मिस मत कीजिएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी पेपर टू सपोज कीजिए मेरा पेपर 2 हिस्ट्री था, तो अगर पेपर 2 मुझे करना है तो हिस्ट्री मतलब आपको बहुत सारा पढ़ना है। आपको पेपर 2 आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, हिस्ट्री क्लियर, हर चीज क्लियर, बहुत बहुत पढ़ना होगा। देन ओनली यू कैन गेट अ गुड मार्क्स इन दैट। तो परसेंटाइल के हिसाब से मार्क्स आते हैं, अभी आप देख ही रहे होंगे अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप जो भी सब्जेक्ट चुनेंगे चूज वाइजली, एकदम ध्यान से सोच के चलिएगा। और अब आपको बहुत सारी छूट भी मिल चुकी है, आप अपना सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे वो भी आप, जो यूजीसी का नया फॉर्म आया हुआ है फॉर्मेट, वो देख लीजिएगा वीडियो, उसमें भी आपकी हेल्प होगी। प्रायोरिटी दीजिए चैप्टर्स को, यानी आपको उन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देना होगा जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जहां पर आपको थोड़ी दुविधा हो रही है उनको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो भी आपका अच्छा रहेगा, आपके लिए वो सॉल्व हो जाएगा। और वो चैप्टर बेस्ट है, हमेशा आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। नाउ स्ट्रेथनिंग योर कोर कॉन्सेप्ट, आपके वो कॉन्सेप्ट जो आपको स्ट्रेथन करने होंगे। जैसे पेपर 1 जो है हाई स्कोरिंग आपका एरिया है, ठीक है, जिसमें आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। कौन से एरिया है? लॉजिकल रीजनिंग में आप मार्क्स ले सकते हो, डीआई में मार्क्स ले सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। आपसे 4 से 6 घंटे जो मैंने मांगे हैं उनमें से ये टाइम तो इनको देना ही होगा आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनके हाई स्कोर है, ठीक है, और बहुत बेस्ट रहेगा आपके पास अगर आप ऐसा करते हैं। नाउ टॉक अबाउट पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए उसके कोर कॉन्सेप्ट में, क्लियर होना चाहिए पूरा कॉन्सेप्चुअल जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए, और आपका मतलब आप रेडी होने चाहिए कि जो भी उसके टफ से टफ क्वेश्चन है उनके भी आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, दिस इज द की टू सक्सेस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा रिवीजन। किसकी प्रैक्टिस कितनी रिवीजन? मॉक टेस्ट, मतलब 2 से 3 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लीजिए आप वीकली जब आपका एग्जाम आने लगता है। और अगर आपका एग्जाम दूर है तो मंथ में 2 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने, ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा खुद चेक कीजिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं और कितने की कमी है, किस फील्ड में आपकी कमजोरी हो रही है। आप जिस क्षेत्र में आपको लग रहा है ये कमजोर पड़ रहा है उस पर ज्यादा तैयार करें, और जिसपे आप ज्यादा मजबूत है ना, ऐसा नहीं है उसको छोड़ देंगे कि एग्जाम आएगा तभी पढ़ लेंगे तो मेरा मजबूत मतलब की पॉइंट्स है इसमें तो मेरा मतलब मेरा है, मैं पकड़ लूंगा इन क्वेश्चंस को, मैं कर सकता हूँ। ऐसा कई बार हो जाता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और तो जो हमें आता था हमसे वही गलती हो जाती है। तो जो आपको आता है उसमें तो आपको पकड़ बना के रखनी ही है, ठीक है।
पहले तो उसमें ही होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जिस तरह अगर यूपीएससी के एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करते हैं तो उसके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जब आप एनडीए नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें भी करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत अहम है। यहाँ पर आईसीटी और हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और वो क्वेश्चन से रिलेटेड आप देखोगे आपके आसपास आए दिन कोई ना कोई डिसीजन होते ही रहते हैं, ठीक है। तो आईसीटी और हायर एजुकेशन के लिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे जो रिपीटिव क्वेश्चंस है स्वयं पे, स्वयं प्रभा पे, एनपीटीईएल पे, इन पे तो रिपीटिव क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। और एनईपी जैसी पॉलिसीज जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, ठीक है, अब ये यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो इस तरह से आपको हमेशा अपडेट रहना होगा करंट अफेयर्स पे। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैम कैसे एग्जाम के टाइम पे हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, पहले तो समझ में आ गया। तो यदि एग्जाम आता है तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करें। एग्जाम आप ध्यान रखोगे, सेट पेपर जब आप देते हैं ना, सेट में 1 घंटा आपको अलग से मिलता है, 2 घंटे आपको अलग से मिलते हैं। यानी पेपर 1 में टाइम अलग से मिलता है, पेपर 2 में अलग से मिलता है। 90 मिनट्स में मिलते हैं, 60 मिनट्स में मिलते हैं। तो 90 मिनट्स, सपोज 90 मिनट्स मिले पेपर 1 के लिए, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो टाइम है ये आपका फिक्स टाइम है, ठीक है। अब मैं सपोज की बात बता रही हूँ। आप सबसे पहले इजी से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सबसे इजी से स्टार्ट करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब पहले कर ले, और उसके बाद जो सेक्शंस है फिर उसके बाद कीजिएगा, क्योंकि स्कोर हमें पहले चाहिए। पेपर 2 में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो हो सकता है आपको लगे कि ये इसका आंसर ऐसा तो नहीं था, कंफ्यूजन हो सकता है। तो थोड़ा ज्यादा मेहनत है पेपर 2 में, और अगर जेआरएफ निकालना है तो पेपर 2 आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक चेकलिस्ट, मैंने कहा था ना कि कुछ टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी का आपका टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें हम टीचिंग मेथड्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशंस, मॉडल ऑफ टीचिंग, ये सब पढ़ने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मास्टर रिसर्च मैथोडोलॉजी, ठीक है। डीआई में हमने बात कर ही लिया, लॉजिकल रीजनिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। High priority, improve your skills and identify the main idea. ICT इसको मिस मत करना भाई, ICT के क्वेश्चंस तो इतने आ रहे हैं, क्योंकि ICT का एक झुकाव हो गया है टीचिंग एप्टीट्यूड में भी। पढ़ाते समय भी तो कंप्यूटर का यूज हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली ICT is connected with the teaching aptitude as well. So they can give you questions basis on both. तो ICT को आपको ज्यादा से ज्यादा बेस्ट बनाना है अपना। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम आफ्टर द इंडिपेंडेंसी, जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, जितने भी पॉलिसीज आई हैं, जो इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान आया था, उसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं हाई एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक चेकलिस्ट पेपर 2। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, आपके पास बहुत लंबी चॉइस लिस्ट है, आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि थ्योरीज जो हैं, जो बहुत हाई प्रायोरिटी में रहती हैं, उन पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। बेस अपना क्लियर रखें। जो जैसे हिस्ट्री की बात करूं तो आपको एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन तीनों हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा पढ़ना है। फ्रीक्वेंट आस्क टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बार बार जिस टॉपिक पे पूछा जा रहा है, बार बार जिसके पास से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अप्लाइड नॉलेज एरियाज, यानी कि हाई प्रायोरिटी और ऐसा इंपॉर्टेंट वाले जो टॉपिक्स आपको पता है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप कर पाएंगे। नाउ टॉक अबाउट द फाइनल टिप, ठीक है। फाइनल टिप में कंसिस्टेंसी इज द की, एब्सोल्युटली। यदि आप अपनी पढ़ाई को एक कंसिस्टेंस लेवल पे लेकर जा रहे हैं, रोज आप इतने, मैं पढ़ाई करती ही करती हूँ, मैं 3 घंटे पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं ये वाले टॉपिक करूंगा ही करूंगा, मैं 15 डेज में मॉक टेस्ट लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो दिस इज द पैटर्न टू बी कंसिस्टेंट इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। देन रेगुलर रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसका एक रिवीजन चार्ट जरूर बना लीजिए कि मुझे कब कितना कहाँ पढ़ना है।
देन स्टे पॉजिटिव एंड काम, दिस इज द बेस्ट थिंग डियर। अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, सबसे पहले तो जस्ट से थैंक्स टू एवरीवन कि यू हैव अ वंडरफुल लाइफ, ठीक है। स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं होता, बिना स्ट्रगल के इंसान कामयाब भी नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रगल है, इसका मतलब कामयाबी का रास्ता भी बचा हुआ है। और स्ट्रगल नहीं है, आप जो कल जी रहे थे वैसे आज जी रहे, वैसे ही परसों जी रहे, तो बस वो तो ऐसी ही लाइफ चलती रहेगी। बट रिस्क लेना अगर सोच लिया है तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ठीक है। सो गेट योर नेट विद वेरी कॉन्फिडेंस। और आपका जब एग्जाम खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं with a clear strategy. Just focus on your preparations and unwavering determination that you can achieve your dream of clearing the NTA NET examination. This is all about today's video. Next video में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ important questions, ठीक है। तो यदि आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं NTA NET का, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए yes for mock test। मैं लेकर आऊंगी आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट और हम लोग साथ में करेंगे इस बार। सो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलूंगी आपसे फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।